जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के हम इस क्लास में कार्टोग्राफी पढ़ेंगे और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम कार्टोग्राफी पढ़ेंगे। देखो, ये जो कार्टोग्राफी वाला पोर्शन है वो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ जो सेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए, इन सभी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि मैं फ़िलहाल में बात करूं नेट जेआरएफ में, तो नेट जेआरएफ में जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसमें कार्टोग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आजकल कार्टोग्राफी से आने लग गए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है, तो कार्टोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जियो टेक्निकल पढ़ने वाले हैं, स्टैटिकल पढ़ने वाले हैं और प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो ये वाला पोर्शन है कार्टोग्राफी वाला, प्रैक्टिकल वाला, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर, बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के हम क्लास में कार्टोग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कार्टोग्राफी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टोग्राफी, व्हाट हाउ मैनी फीचर्स या टाइप्स ऑफ कार्टोग्राफी। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्टोग्राफी की। देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के सबसे बड़ी समस्या होती है कार्टोग्राफी को समझने की। कार्टोग्राफी उनको समझ में नहीं आता, लेकिन 100% बिल्कुल कार्टोग्राफी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अंगुलियों पर तैयार हो जाएगा। देखो, कार्टोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र या मैप, सबसे पहले हम मैप के बारे में बताते हैं आपको। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ मैप का, ये यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए, या फिर पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछता है। देखो, मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के मापा शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जो मानचित्र शब्द है वो इंग्लिश भाषा में मैप बोलते हैं, मैप या मानचित्र। ठीक है, और जो ये मैप शब्द है ना, वो लैटिन भाषा के मैपा शब्द से बना हुआ है, MAPPA। ये आपको पता होना चाहिए। और इस मैपा का अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। क्या होता है? कपड़े का मेजपोश होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं। मैप एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो मैप शब्द है, सॉरी, मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं। मैप जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा के मैपा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैपा से बना हुआ है। और मैपा का अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं। मैप है जो लैटिन भाषा के मैपा शब्द से बना हुआ है, और मैपा का अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश। अब देखो, यहाँ पर हम मानचित्र कला के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, मानचित्र कला को इंग्लिश में कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी क्या है? मानचित्र बनाने की एक कला है, आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप। मानचित्र बनाने की जो कला है, चार्ट बनाने की जो कला है, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं या मानचित्र कला कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, मानचित्र कला को इंग्लिश में कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी क्या है? एक इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी में क्या रूपांतरण है? मानचित्र कला। ठीक है, जो कार्टोग्राफी है उसका अर्थ क्या होता है? कार्टोग्राफी की मैं डेफिनेशन बताऊं तो यह है कि मानचित्र बनाने की जो आर्ट है, मानचित्र बनाने की जो कला है, चार्ट बनाने की जो कला है, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। उसी को हम मानचित्र कला कहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो, यहाँ से भी आप बोलोगे कि सर यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक विद्वान थे जिनका नाम था इरविन रेंज। क्या था? इरविन रेंज। इन्होंने एक किताब छापी जिसका नाम था जनरल कार्टोग्राफी। तो जनरल कार्टोग्राफी पुस्तक किसकी है? इरविन रेंज की है। तो इरविन रेंज एक विद्वान थे जिन्होंने जनरल कार्टोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, और इरविन रेंज ने मानचित्र की, जो मानचित्रकार है, उस मानचित्रकार के बारे में बताया। भाई, मानचित्र कला में क्या है? चार्ट बनाने की या मानचित्र बनाने की एक कला है ये, कि भाई मानचित्र कैसे बनाएं, चार्ट कैसे बनाएं। ये सब हमें कहाँ सीखने को मिलता है? मानचित्र कला में सीखने को मिलता है। अब मानचित्र बनाने का जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? मानचित्रकार कहेंगे।
तो इरविन मोदे ने, जो इरविन रेंज मोदे थे, उन्होंने क्या किया, इस मानचित्रकार को डिफाइन कर दिया। इसकी इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी अपनी किताब जनरल कार्टोग्राफी में कि मानचित्रकार कौन होगा, जो 50% भूगोलवेता होगा, 30% कलाकार होगा, 10% गणितज्ञ होगा और 10% अन्य होगा। ठीक है, इरविन रेंज ने मानचित्रकार की 4 फीचर बताए, 4 विशेषताएं बताई कि एक अच्छा मानचित्रकार तब हो सकता है जब वो एक 50% भूगोलवेता हो, 30% वो कलाकार हो, 10% वो मैथमेटिशियन हो और 10% उसमें अदर क्वालिटी हो। इन सब को मिलाकर क्या बनता है, एक बहुत ही अच्छा मानचित्रकार बनता है। समझ में आ गई ये बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मानचित्र कला के वैज्ञानिक पक्ष, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ कार्टोग्राफी। मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है। क्या है, एक भौगोलिक विज्ञान है। क्या, मानचित्र कला। मानचित्र कला एक सहायक विज्ञान के रूप में तकनीकी कला, भूविज्ञानों के मध्य कड़ी का काम करती है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या है नया। मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है। क्या है, एक जियोग्राफिकल साइंस है। मानचित्र कला या कार्टोग्राफी क्या है, एक जियोग्राफिकल साइंस है। मानचित्र कला एक सहायक विज्ञान के रूप में है। जो विज्ञान है उसका एक हम सब सब्जेक्ट भी कह सकते हैं कार्टोग्राफी को। कार्टोग्राफी में क्या क्या किया जाता है, जो कार्टोग्राफी है ना, वो तकनीकी कला और भूविज्ञानों, ये दो हैं। एक है भूविज्ञान और दूसरी है तकनीकी कला। इन दोनों का जोड़ने या इन दोनों के बीच में कड़ी का काम कौन करती है, कार्टोग्राफी करती है। तो कार्टोग्राफी किन किन को जोड़ने का काम कर रही है, एक साइड तकनीकी कला को और दूसरी साइड भूविज्ञान को। तो भूविज्ञान और तकनीकी कला को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मानचित्र कला कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, एक विज्ञान की ब्रांच है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, मानचित्र कला का अध्ययन क्षेत्र। मानचित्र कला का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी, मानचित्र कला की शाखाएं। देखो यहाँ पर ये कुछ मानचित्र कला की शाखाएं हैं जो मैं यहाँ पर बता रखा हूँ आपको, तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए प्यारे साथियों। सबसे पहली बात, भौगोलिक मानचित्र कला जिसको हम जियोग्राफिकल कार्टोग्राफी कहते हैं। दूसरी आती है सांख्यिकी मानचित्र कला जिसको हम स्टैटिकल कार्टोग्राफी कहते हैं। तीसरी आती है थीमेटिक मानचित्र कला जिसको हम थीमेटिक कार्टोग्राफी कहते हैं। चौथा आता है समाचार पत्र संबंधी मानचित्र कला जिसको हम जर्नलिस्टिक कार्टोग्राफी कहते हैं। और चौथी आती है वैज्ञानिक मानचित्र कला जिसको हम साइंटिफिक कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक मानचित्र कला, सांख्यिकी मानचित्र कला, थीमेटिक मानचित्र कला, समाचार पत्र संबंधी मानचित्र कला और वैज्ञानिक मानचित्र कला, ये पांचों के पांचों क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये पांचों के पांचों कार्टोग्राफी की ब्रांच है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आप जब मेरे नोट्स पढ़ोगे तब भी आपको रियलाइज़ होगा और 100% होता होगा कि यहाँ पर मैं जो एक शब्द भी लिख रखा हूँ ना, वो भी यहाँ पर काम का है, वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो आपको यदि मेरी क्लास देख रहे हो, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, एक भी शब्द यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ जो आपको नहीं याद करना है। आपको सारा सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में याद करना है। ठीक है, तो ये 5 क्या है, कार्टोग्राफी के ब्रांच हैं। कौन कौन सी, भौगोलिक मानचित्र कला जिसको हम ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी कहते हैं। दूसरा स्टैटिकल कार्टोग्राफी, तीसरा थीमेटिक कार्टोग्राफी, चौथा जर्नलिस्टिक कार्टोग्राफी और पांचवा साइंटिफिक कार्टोग्राफी। सैद्धांतिक मानचित्र कला जिसको हम थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी कहते हैं, मानचित्र कला की सिद्धांतों संकल्पनाओं के अध्ययन से संबंधित मानचित्र कला की शाखा है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी है, जो सैद्धांतिक मानचित्र कला है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मानचित्र कला की जो सिद्धांत है, मानचित्र कला की जो संकल्पनाएं हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों कि जो थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी है, जो सैद्धांतिक मानचित्र कला है, इसमें हम सिद्धांतों किसके, मानचित्र कला के, कार्टोग्राफी के सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो नाम से पता चल रहा होगा कि सैद्धांतिक मानचित्र कला में हम
मानचित्र कला के सिद्धांतों और मानचित्र कला की संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। तो मानचित्र कला के सिद्धांत और संकल्पनाओं का अध्ययन किस में किया जाता है? सैद्धांतिक मानचित्र कला में, थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी में। मानचित्र कला को विकसित करना एवं उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना किसका उद्देश्य होता है? सैद्धांतिक मानचित्र कला का होता है। जो थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी है उसका सबसे मेन टारगेट होता है मानचित्र कला को विकसित करना, उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना। अनुप्रयुक्त मानचित्र कला, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड कार्टोग्राफी, सैद्धांतिक मानचित्र कला के द्वारा निश्चित किए गए सिद्धांतों, मानकों, निर्देशों के अनुसार मानचित्र बनाना की जो वास्तविक क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? अप्लाइड कार्टोग्राफी कहते हैं, अनुप्रयुक्त मानचित्र कला कहते हैं। तो अनुप्रयुक्त मानचित्र कला में या फिर अप्लाइड कार्टोग्राफी में हम क्या करते हैं? सैद्धांतिक मानचित्र कला के द्वारा जो हम कुछ सिद्धांत बनाए थे, जो हम कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए थे, जो हमने कुछ निर्देश बनाए थे, इन सभी को क्या करते हैं? इन सभी को हम अप्लाई करते हैं और एक रियल वाला मानचित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि जो थ्योरेटिकल कार्टोग्राफी था उसमें हमने जो भी थ्योरी बनाई, जो भी हमने निर्देश बनाए, जो भी हमने वहाँ पर मानक निर्धारित किए, उन सभी को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। मानचित्र निर्माण की प्रगति के आधार पर इसके इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। जो मानचित्र कला थी उसके निर्माण की प्रगति स्टार्ट से लेकर, मानचित्र कला जब मानचित्र फर्स्ट में बना था तब से लेकर अब तक के पीरियड को हमने क्या कर दिया? टोटल 4 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला खंड है प्राचीन काल जो है 400 ईस्वी तक का, दूसरा है मध्यकाल जो है 400 से 1500 तक का, तीसरा है नवीन काल जो है 1500 से 1900 तक का, और उसके बाद है आधुनिक काल जो कि है 1900 से अब तक का। ठीक है, तो हमने टोटल कार्टोग्राफी को 4 कालों में डिवाइड कर दिया। पहला प्राचीन काल 400 ईस्वी तक का है, दूसरा मध्यकाल 400 से 1500 तक का है, तीसरा नवीन काल 1500 से 1900 तक का है, और चौथा आधुनिक काल जो कि 1900 से लेकर अब तक का है। उसके बाद आता है एजटेक मानचित्र। ये क्या होता है? एजटेक मानचित्र क्या होता है? देखो, इसमें स्थलाकृति विवरणों की अपेक्षा ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण अधिक होता है। ऐसा मानचित्र जिसमें हम स्थलाकृति घटनाओं की बजाय ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाते हैं। ठीक है, एक ऐसा मानचित्र जिसमें स्थलाकृतिक घटनाओं की बजाय ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थलाकृतिक विवरणों की बजाय ऐतिहासिक विवरणों को दिखाया जाता है। एक ऐसा मानचित्र जिसमें स्थलाकृतिक विवरणों की बजाय ऐतिहासिक घटनाओं को, ऐतिहासिक विवरणों को दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं एजटेक मानचित्र। इसके बाद में एक आता है बेबीलोनी मानचित्र। बेबीलोनी प्राचीन मानचित्रों में यह मानचित्र सबसे पुराना माना जाता है। जो बेबीलोनी मानचित्र है वो सबसे पुराना मानचित्र माना जाता है। जो सबसे पुराना मानचित्र है उसका नाम क्या है? बेबीलोनी मानचित्र। और अब रेगुलर 1 बजे क्लास होगी। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जैसे आज कोई काम था, लेकिन क्लास कभी मिस नहीं होगी। ये आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो। ग्रीक विद्वानों ने ही सबसे पहले पृथ्वी के आकार और उसकी गोलीय आकृति ज्ञात की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ग्रीक विद्वानों ने, इस शब्द को स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना कि सबसे पहले पृथ्वी की आकार, पृथ्वी की गोलीय आकृति को ज्ञात करने का काम किसने किया था? ग्रीक विद्वानों ने। किन्होंने? ग्रीक विद्वानों ने। अरे पृथ्वी के आकार के बारे में, पृथ्वी की गोलीय आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ग्रीक विद्वानों ने बताया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पृथ्वी की गोलाकार आकृति, पृथ्वी के आकार के बारे में सबसे पहले ग्रीक विद्वानों ने बताया था। अक्षांश देशांतर प्रणाली का विकास, मानचित्र प्रक्षेपों की रचना सबसे पहले किसने की थी? ग्रीक विद्वानों ने की थी। 2 यहाँ से बातें निकल कर आ रही हैं। पहला, अक्षांश देशांतर प्रणाली का विकास। ठीक है, अक्षांश देशांतर प्रणाली को विकसित सबसे पहले किसने किया? ग्रीक विद्वानों ने किया। मानचित्र प्रक्षेपों की रचना सबसे पहले किन्होंने की? ग्रीक विद्वानों ने। तो यहाँ से 2 नई बातें निकल के आई। पहली बात,
अक्षांश देशांतर प्रणाली का विकास सबसे पहले ग्रीक विद्वानों ने किया। दूसरा, मानचित्र प्रेक्षकों की रचना सबसे पहले ग्रीक विद्वानों ने की। दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को मिलेटस का अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। मिलेटस का अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर है। संसार का सबसे पहला मानचित्र इन्होंने ही बनाया था। संसार का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया? अलेक्जेंडर ने बनाया। और अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है? मिलेटस का अलेक्जेंडर कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर इरोटोस्थनीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इरोटोस्थनीज के बारे में। वास योग्य संसार का एक मानचित्र बनाया था। वास योग्य संसार या हैबिटेबल, क्या? हैबिटेबल वर्ड, वास योग्य स्थान। वास योग्य क्या होता है? जहाँ पर मानव रह सकता है, जहाँ पर मानव निवास कर सकता है। आप रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं रह सकते, हम लोग बर्फीले क्षेत्र में भी नहीं रह सकते। तो इरोटोस्थनीज ने क्या किया था? वास योग्य स्थान का मानचित्र बनाया था जहाँ पर मनुष्य रह सकता है। क्रेटस ने पृथ्वी के ग्लोब की रचना की थी। पृथ्वी के ग्लोब की रचना किसने की थी? क्रेटस ने की थी। किसने? क्रेटस ने। टोलमी यूनानी मानचित्र कला के उच्चतम विकास का प्रतीक कहा जाता है। यूनानी मानचित्र कला के उच्चतम विकास का प्रतीक किसको माना जाता है? क्लॉडियस टोलमी को। क्लॉडियस टोलमी को यूनानी मानचित्र कला के उच्चतम विकास का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद मार्कस विपासेनियस एग्रिप्पा नामक रोमन मानचित्रकार ने ऑर्बिस टेरारम अर्थात संसार का सर्वेक्षण नामक एक मानचित्र तैयार किया था। ये शब्द अच्छे से ध्यान में रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है शब्द बहुत शानदार वाला। एक तो है ऑर्बिस टेरारम, दूसरा है संसार का सर्वेक्षण। संसार के सर्वेक्षण शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिस टेरारम कहा जाता है। और ऑर्बिस टेरारम मानचित्र का निर्माण किसने किया था? मार्कस विपासेनियस ने। किसने? मार्कस विपासेनियस ने। तो मार्कस विपासेनियस ने क्या किया था? मार्कस विपासेनियस ने क्या किया था प्यारे साथियों? ऑर्बिस टेरारम और संसार का सर्वेक्षण नामक मानचित्र तैयार किया था। फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पीसीयू को चीनी मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। एक विद्वान थे जिनका नाम था पीसीयू। इनको क्या कहा जाता है? चीनी मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। और उसके बाद यूरोपीय देशों में पूर्व मध्यकाल को, मतलब जो यूरोपियन कंट्री हैं उसमें जो पूर्व मध्यकाल था 400 से लेकर 1250 तक का जो टाइम पीरियड था उसको डार्क एज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, यूरोपीय देशों में डार्क एज कौन से टाइम पीरियड को कहा जाता है? 400 से 1250 के बीच के। दूसरा, यूरोपियन कंट्रीज में डार्क एज का टाइम पीरियड कौन सा था? यूरोपियन कंट्रीज में 400 से 1250 के बीच के टाइम को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्वानों के द्वारा 400 से 1250 के टाइम पीरियड को डार्क एज कहा जाता था? तो वो थे यूरोपियन देश। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये था कार्टोग्राफी का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन जो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कल से फिक्स हमारी कार्टोग्राफी की 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। लगभग मैं अगले 8 से 10 दिन में मैं कार्टोग्राफी को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। नेट के पुराने पेपर रटना चालू कर दो, ISPCS बुक ले आओ, उसको रटना चालू कर दो, JRF 100% हो जाएगा। आज नहीं, कल मैं आज मैं बनाऊंगा, कल मैं सारा शेड्यूल डाल दूंगा आपको, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।